इलेक्ट्रिकल ऑप्टिक्स का 5वां लेक्चर। प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर की शुरुआत हुई। स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर, तरह तरह के टर्म, और कॉनकेव मिरर के किस कंडीशन पे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज कहाँ पे बन रही है, वो सारी चीजें हमने देखा। याद हो तो कॉनकेव मिरर में हर एक जगह इमेज इन्वर्ट थी, हर एक जगह इमेज रियल थी। बस एक केस लास्ट वाला, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा गया था, उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रेस थी वो दोनों अलग अलग साइड भाग रही थी, पैरेलल रेस नहीं थी। एहसास हो रहा था कि पीछे बढ़ाने पे कहीं ना कहीं काट देंगे, और जो एहसास वाली बात है वो वर्चुअल इमेज को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि कॉनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगी तो वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि रेस सही सही नहीं काटती है, वो एहसास होता है कि पीछे बढ़ाने काट। ठीक है, अगर मैं मिरर बनाऊं, मिरर पे मैं फोकस को जब डिफाइन किया था तो ये था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज जाएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज जाती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। यहां से भी कोई रेज जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी रेज फोकस से। ठीक है, अच्छा, हमने कहा कि अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई है तो जहां मिलेंगी वो फोकस कहलाएगा, और कहां मिलेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेंगी, ये बात भी पक्की थी। मैं थोड़ा इस केस को और आगे बढ़ाऊं, और मैं ये कहूं कि रेस तो पैरेलल ही इंसिडेंट हो रही है, रेस तो पैरेलल ही इंसिडेंट हो रही है, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं। देखिए यहां पे काटी है, क्या कहा मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है जरूर, पर जो इंसिडेंट रेस है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल। वो कहां पे काटी, एक ही पॉइंट पे काटेंगे। पैरेलल इंसिडेंट रेस सदैव एक पॉइंट पर काटेंगे रिफ्लेक्शन। बहुत बड़ी विशेषता इस मिरर की, कॉनकेव मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की, पूरे स्फेरिकल मिरर की। अगर मिरर पे पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है, अच्छा ये नहीं कहना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो इंसिडेंट रेज है वो पैरेलल है उसके, तो वो कहां काटेंगी, एक पॉइंट पे। मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन बना रहा हूं, एक प्लेन मैंने बनाया, ये इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है, ये इमेजिनरी प्लेन है। जितनी भी रेस काटेंगी वो सब इस प्लेन पे ही काटेंगी। फोकस यहां पे होता, अगर ये सीधा जाता तो इसका फोकस यहां पे होता,
अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हैं तो फोकस यहीं पे होता है उसका। इस फोकस के ऊपर नीचे एक पूरा प्लेन होता है, उस प्लेन को फोकल प्लेन कहते हैं। ये जो प्लेन है उसे फोकल प्लेन कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है फोकल प्लेन क्या है? क्या है? पैरेलल इंसिडेंट रेस जहां पे दूसरे को कट करती है वो फोकल प्लेन है। वो सदैव एक प्लेन पे ही कट करेगी। नीचे से लेके जाते हैं अगर रेज यहाँ पे कहीं कट करती वो फोकल प्लेन पे ही था। फोकल प्लेन का मतलब इस फोकस जो मुख्य फोकस था अपना, उस फोकस पे एक लाइन खींच दे परपेंडिकुलर, उस लाइन पे ही काटेंगे अगर रेज सच में पैरेलल है तो। कुछ क्वेश्चंस में हिंट मिल सकती है इस कॉन्सेप्ट से, हालांकि क्वेश्चन बने नहीं है ऐसा, पर बन सकता है, कोई नया नहीं। एक ये कॉन्सेप्ट मन में रहना चाहिए, फोकल प्लेन क्या, ठीक। हो सकता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोकस से दे दिया जाए, कभी ऐसा कुछ न्यूमेरिकल बना तो हम जानेंगे कि हाँ जहां भी कट करेंगे वो तो उस फोकस जो मुख्य फोकस था उसके ऊपर नीचे ही काटेंगे, कहीं भी काटे परपेंडिकुलर लाइन पे। हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ माहौल मिले और वहां से कुछ निकलवाना पूछे आपसे, तो ज्योमेट्री का खेल रहेगा। एक ये डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं फोकस की बात अगर इस मिरर में करूं, अंदर की तरफ पेंट, मतलब ये कौन सा मिरर हुआ? कॉन्वेक्स। एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आके टकराएं, क्योंकि अगर हम मुख्य फोकस डिफाइन करना चाहते हैं, प्रिंसिपल मेन फोकस, तो मेन फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। और मेन फोकस की परिभाषा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां काट दे या की काटती हुई प्रतीत हो। हमने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस से एक ये रे आई, एक ये रे आई। जरूरी नहीं कि एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, आप दोनों रेज ऊपर ऊपर ले जा सकते, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप जानते हैं कि यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी ये, तो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, और यहां से ये जो रिफ्लेक्ट होगी ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। क्या आपको लग रहा है कि ये पीछे बढ़ाने पे यहां पे काट देंगे, ठीक, और जहां पे काट देती हैं वो क्या कहलाता है? तो या कि सही, भाई सही सही तो काटेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद तो सही सही काटती दिख नहीं रही है, तो पक्का चल गया कि यहाँ पे फोकस जो होगा वो वर्चुअल वाला होगा, सही सही तो काटने से नहीं, है ना। तो फोकस कहाँ बनेगा? जहां पे काटती हुई प्रतीत हो, और वहां पे फोकस वहां बना था जहां सही सही काटती। यही अंतर है। आप जितने भी वहां की इमेज बनाए, यहाँ भी इमेज बना सकते हैं, पर वही होगा, वहां जहां सही सही बन रहा था यहाँ काटती हुई प्रतीत हो, तो वहां बनेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हम कॉन्वेक्स मिरर पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, कॉनकेव पे सब कुछ डिराइव करेंगे और उसी के क्वेश्चंस लेंगे, उसी फार्मूले पे कुछ बातें डिफाइन कर लेंगे, वहीं से सब कुछ देख लेंगे। तो कॉनकेव के लिए जो करेंगे उसको उल्टा कॉन्वेक्स के लिए करके बात सही करेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन, एक इंपॉर्टेंट चीज साइन कन्वेंशन। सबसे पहला चीज इसमें हम जो पढ़ेंगे वो ये बस नॉर्मली याद रखेगा आपको कि सभी दूरियां पोल से नापी जाती हैं। ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम पोल, सभी दूरियां पोल से नापी जाती हैं, ठीक है। मेन पॉइंट आपका पोल ही होंगे, ठीक है। दूसरा चीज अब मैं बना के बता देता हूं। मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, चाहे जो मिरर है, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स, साइन कन्वेंशन दोनों के लिए सेम है, ठीक है। साइन कन्वेंशन दोनों के लिए सेम है।
ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये है पोल। तो पोल से लेफ्ट की तरफ चली गई दूरियां आप निगेटिव लो, पोल से राइट की तरफ चली गई दूरियां आप पॉजिटिव लो, पोल से ऊपर की तरफ चली गई दूरियां आप पॉजिटिव लोगे और नीचे की तरफ चली गई दूरियां नेगेटिव। ठीक है, ये चार चीज कन्वेंशन में आप याद रखोगे। ठीक, यहाँ पोल होगा, यहाँ कहीं फोकस होगा, यहीं कहीं सी होगा। ठीक है, पोल से फोकस तक की दूरी को आप स्मॉल एफ कहोगे, पोल से सी तक की दूरी को आप कैपिटल आर कहोगे। आप जानते हैं, मैंने पहले भी बता चुका, पोल से फोकस की दूरी फोकल लेंथ, पोल से सेंटर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सारी कन्वेंशन आपको याद है। ठीक, लिखिए पूरा इसी तरह। एक रिलेशन आप पढ़ें और दोबारा मैं बता देता हूं। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन है वो आप नॉर्मली पढ़े हैं कि जो एफ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। बेशक ये आधा होता है पर हमेशा नहीं, एक पर्टिकुलर केस में ये आधा होता है। और बचपन की बातें हैं जब हम पढ़ के काम चला लेते थे, अब इक्वल टू r/2 और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते थे। अब नहीं होगा। यद्यपि 90% क्वेश्चन हो जाएंगे अभी भी, और 10% क्वेश्चन जो यही जानना चाहेंगे कि आप क्या सचमुच जानते हैं मिरर का क्या खेल होता है, वो हमेशा नहीं। याद करिए, आप बचपन में जब इसको प्रूव किया करते थे तो लास्ट में एक टर्म लिखा करते थे कि अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, तब ये बराबर आ रहे थे और फिर काम कर लेते। क्या गारंटी है कि मिरर का अपर्चर हमेशा स्मॉल? अगर बड़ा मिरर हो गया तो उसका अपर्चर तो स्मॉल नहीं होगा। अपर्चर स्मॉल तब होगा जब मिरर छोटा सा। अपर्चर क्या है? यहां से यहां तक की दूरी। तो जब मिरर छोटा सा होगा तो अपर्चर भी स्मॉल होगा। अब मिरर ही इतना बड़ा होगा तो घंटा स्मॉल कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपर्चर स्मॉल कैसे पता चलेगा? अपर्चर स्मॉल ऐसे पता चलेगा कि अगर जो ये मेन प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऑब्जेक्ट की दूरी बहुत कम हो, रिफ्लेक्टेड जो ये जहां पे इंसिडेंट रेज हैं वो बहुत कम दूरी पर हो, मिलीमीटर के डिस्टेंस और रेडियस आपका सेंटीमीटर के रेंज पे, तब तो पता चलेगा कि यार मिलीमीटर के डिस्टेंस पे ये सब हो रहा है और रेडियस आपको चलेगा। लेकिन अगर सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है तो फिर ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अपर्चर स्मॉल कहने का एक और तात्पर्य हो सकता है ना, अपर्चर एक्सिस जो हो वो लगभग मतलब जो इंसिडेंट रेज हो वो लगभग प्रिंसिपल एक्सिस से सटी हुई। अगर ये चीज लिख दिया क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में लिखे चाहे ना लिखे, मिरर कितना बड़ा हो हमसे नहीं मतलब इस चीज से है कि जो इस पे इंसिडेंट रेज है वो बिल्कुल सटी हुई हो, तब आप ये फार्मूला लगाओगे, नहीं तो नहीं। फिर क्या होगा देखिए। ठीक है, फिर ये लगा सकते हो, जैसे ये हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस आपका, और यहां से जो रेज इंसिडेंट हो रही है वो 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर पे, बहुत छोटा है इसके अपेक्षा, तब आप लगाइए, वैसे लगाइए उसको। ठीक है, मैं प्रूव करके दिखाता हूं इस चीज को और अच्छे से। मैंने मान लिया कि एक बढ़िया सा प्लेन मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर, जिसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसका पोल P, इसका फोकस F, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने कहा कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई और कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, गई वहां पे टकराई, रिफ्लेक्ट। और आप जानते हैं कि सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस तो होती ही है, तो नॉर्मल होती है।
इस केस से। क्यों? सेंटर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर लाइन अगर खींच दिया जाए तो वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच नॉर्मल का वही तो है। नॉर्मल डिफिनेशन क्या था? इंसिडेंट पॉइंट पर खींचा गया परपेंडिकुलर, तो इंसिडेंट पॉइंट पर ही परपेंडिकुलर ही तो है। कैसे पता चला परपेंडिकुलर है? हर एक लाइन परपेंडिकुलर होगी। सेंटर से सरकमफ्रेंस पर खींची गई हर एक लाइन परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, वो हम प्रूव किए थे अपने 9 में। मैं मान लेता हूं कि ये वाला एंगल थीटा है। कौन सा? इंसिडेंट एंगल। तो स्वाभाविक रूप से रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? थीटा। अच्छा, ये थीटा तो ये भी थीटा। कैसे? अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या बराबर होते हैं? नहीं। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाए तब अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। बिल्कुल, ये पैरेलल लाइंस, उनके बीच ये ट्रांसवर्सल लाइन, वहां पे अल्टरनेट एंगल बराबर। चलिए एक काम करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। एफ से लेके इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर करते हैं और नाम हम दे देते हैं इसका कुछ और। चलो क्या नाम दे दें? पहले तो नाम दे देते हैं, यहाँ से एक रे गई थी ए, यहाँ पे एम, और क्या देते हैं? चलो इसको बी दे देते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया एक बार? ये थीटा कैसे बराबर होगा? समझ में आया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये एंगल कैसे बराबर है? ये समझ में आया? अल्टरनेट। ठीक है, एक बात है, अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग कर दूं, इस ट्रायंगल को मैं अलग कर रहा हूं, 90 डिग्री बना है बी पे, परपेंडिकुलर है यहाँ पे इस थीटा के लिए बी एफ, इस थीटा के लिए, और ये बना बहुत अलग तरीका है ये प्रूव करने का। आप 100 किताबें देखोगे 150 तरीके मिले, किसी किताब में 2 तरीके मिलते हैं इसलिए। तो लेकिन इस जो मैं बताना चाह रहा हूं वो इस तरीके से आपको पता चले। देखिए, सी से एम तक की दूरी क्या रेडियस के बराबर होगी? हाँ, सेंटर से सरकमफ्रेंस पर खींची गई हर एक लाइन रेडियस के बराबर होगी। क्या ये लाइन सी से लेके बी तक की लाइन ये r/2 होगी? होगी, नियमानुसार होगी। ठीक है, ठीक। क्या हम यहां से एफसी कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर कॉस थीटा लगा दें तो कितना हो जाएगा? BC अपॉन FC। तो यहां से आपको FC मिल जाएगा, BC अपॉन कॉस थीटा। FC इक्वल टू BC कितना? r/2 और ये कॉस थीटा पहले से। अच्छा, FC क्या है? पता नहीं क्या है, पर हमने जानता है सभी दूरियां तो पोल से नापनी है, सभी दूरियां पोल से नापनी है। FC को हम क्या लिख दें? PC माइनस PF। FC को हम क्या लिख दें? PC माइनस PF, क्योंकि सभी दूरियां पोल से नापनी है। r/2 cos थीटा। PC को क्या लिख दें? R। PC को R लिख दें, लिखना ही। PF को क्या लिख दें? फोकल लेंथ। एक्चुअल में अगर हम साइन कन्वेंशन कहें तो माइनस R। अगर आप साइन कन्वेंशन देखें उचित तरीके से तो PC को आपको माइनस R लिखना है। क्यों? पोल से इधर चली गई दूरियां निगेटिव, ठीक है, और PF को माइनस F, पोल से इधर चली गई दूरियां निगेटिव। तो कितना हो जाएगा? माइनस R प्लस F। अब सही, अब ठीक है, इक्वल टू r/2 cos थीटा। यहां से आप F निकालोगे, कितना आएगा?
BC, फिर वहां भी आपको क्या कहते हैं माइनस लिखना पड़ेगा। अगर साइन कन्वेंशन पूरी तरह से लगा रहे हो तो इस r को भी आप माइनस r लिखोगे, ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आप रेडियस के लिए माइनस r ही लिखोगे यहाँ कॉनकेव मिरर के केस, ठीक है, तो आप यहाँ भी माइनस r ही लिखोगे, ठीक। अब साइन कन्वेंशन लगाने का अभी तक ठीक हमने लिख दिया है ना। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इस वाले r को भी हम माइनस r ही लिख रहे हैं, या कि फिर आप साइन कन्वेंशन लीजिए नहीं, डिस्टेंस ले रहे हैं तो नॉर्मली डिस्टेंस लगा के दे दीजिए, पर जो विधान है तो विधान में अगर आप बोर्ड में आया तो साइन कन्वेंशन आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ के बाद उस r को आप क्या लिखोगे माइनस r, ठीक है। तो r इक्वल टू कितना बनेगा, ये r यहाँ जाएगा प्लस में, ये r/2, ये रिजल्ट आपको याद है, ठीक है, ठीक। हमने ये थीटा पैरेलल रेज है, फोकस यहाँ पे माना गया है जहां से गुजरी है, और पैरेलल के चक्कर में ही हमने ये मान लिया है कि जस्ट इसका ये आधा है BC, ठीक है। अभी पैरेलल ना होती तो हम कैसे मान लेते। अब अगर हम ये कह दें कि ये रेज बहुत ज्यादा सट गई है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। क्यों, थीटा है क्या, इस एक्सिस से बना एंगल ना, इस लाइन से बना एंगल ना, जब ये बिल्कुल सट जाएगी तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो जाएगा, तो थीटा लगभग क्या हो जाएगा, वो 0, ठीक है। तो यहां पर हम ये सब लिख सकते हैं, इफ रेज आर, कौन सी रेज, इंसिडेंट रेज, इफ रेज आर कोएक्सियल, कोएक्सियल मतलब एक्सिस पे ही आ गए, ठीक है। तो हम cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, लगभग थीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा cos 0, तो ये कितना होगा, ठीक। तो यह कितना आ जाएगा, r माइनस r/2 आ जाएगा, और इस स्थिति में f इक्वल टू r/2, ठीक है। हमेशा, अब हमेशा ये चीज लगाओगे गलत हो, ठीक है, समझ ये बात। कैसे क्या आपको बोर्ड पे आता है जरूर, 3 नंबर का क्वेश्चन आना है यहाँ से, एक तो 3 नंबर के लिए ये बढ़िया डेरिवेशन भी बन सकता है ना, कुछ है भी नहीं, नॉर्मली आप कर सकते हो इस चीज को, बहुत रटते थे हम लोग बचपन में, ऐसे करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली एक परपेंडिकुलर ड्रा करके काम कर लेना, ठीक है। BC को हमने यहाँ पे r लिखा है, और यहाँ पे हम BC इक्वल टू माइनस r लिखते हैं, BC नहीं, MC इक्वल टू माइनस r, तो BC इक्वल टू माइनस r/2, साइन कन्वेंशन हमने इसको भी जिक्र कर लिया, ठीक है। इधर M से C की तरफ आ रहे थे, नीचे की तरफ आए अगर तो निगेटिव भी दिया जाता है, इसलिए वो माइनस, उस दृष्टि से भी हम माइनस उसको कह सकते हैं, ठीक है। देखिए नोट करिए, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें, बढ़िया। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, कौन सा, कहाँ गया, ये r-r/2 cos थीटा, ये आप ना करेंगे cos थीटा ऊपर रहेगा, क्योंकि याद करते हैं इसमें r-r/2 cos थीटा, तो r/2 करके बगल में cos थीटा कर देंगे, गलत हो जाएगा। इस केस में तो ठीक है, cos थीटा ऊपर रखे चाहे नीचे रखे, 1 ही लिखना है, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू कुछ गड़बड़ाई और उस हिसाब से काम हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए याद रखना है cos थीटा कहाँ है, ऊपर। इसलिए याद करने के क्रम में अगर आप ये थीटा तो हो सकता है ज्यादा ठीक, अगर ये याद करना हो, नहीं उसको याद कर रहे हैं तो हो समास में याद करें, नीचे है cos थीटा, ठीक है, जो भी आप सोचेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इरोडो का आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन, ऐसी वर्मा में दिया है कि नहीं मैंने देखा नहीं, पर इरोडो का है, लगभग और स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएंगे, जरूर नहीं केवल इरोडो नहीं, और जगह मिल सकता है, हो सकता है आप गूगल पर डालें तो हम मिल जाए।
पर दिक्कत होती है मिरर वाले क्वेश्चन गूगल में लिखने में बड़ी समस्या होती है, क्या लिखते हैं क्योंकि वह चित्र बना देते हैं, चित्र कैसे बना देंगे। मैं ये जो मिरर बनाया हूं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा हूं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैं एक चीज और कह रहा हूं, ये रे जो आई है वो मतलब ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट है यहां से ऐसा दिया था, ऑब्जेक्ट जो है वो था 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का दिया था। ऑब्जेक्ट मतलब वो माहौल बनाया था, वो ऐसा चित्र नहीं बनाया था कि अब चित्र बना देगा सब कुछ समझ जाएगा, ठीक है। लिखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज 5 सेंटीमीटर, an object is placed at principal axis perpendicular to the principal axis and height of object is 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे केवल इतना पूछा था, फाइंड फोकल लेंथ, ये पूछा था। कुछ लोग तो तुरंत जोश जोश में कह देंगे 2.5 ऑप्शन में मिले, पर ये चीज हम क्यों भूल गए कि ये रे एक्सिस पे नहीं सेट रही है और ना मिरर का अपर्चर छोटा है। 5 सेंटीमीटर टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर है और उसके हिसाब से रेस बहुत ऊपर है, लगभग मिरर के टुन्नी पे है। 5 सेंटीमीटर टोटल अपर्चर है अपना, हाँ, और उसमें 3 सेंटीमीटर ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो क्या बहुत छोटा चीज है क्या? अपर्चर तो बहुत बड़ा है, इसलिए हम f=r.2 तो नहीं रखा। ये चीज जरूर हो सवाल में देख लें कि ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, मिरर पैरेलली रेज जाएंगी तो कहां पे क्या जाएंगी, मतलब ये लैंग्वेज में लिखा था ऐसे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब चित्र नहीं बना, आप बोल जाइए चित्र बनाया, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा फिर अपने से सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्या लिखा था? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। 95% क्वेश्चन कॉनकेव मिरर के पूछे हैं। ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ, ठीक है। हाँ, अब मैं चित्र बनाना शुरू करता हूं, तो ये चित्र बना इस क्वेश्चन के लिए, मतलब वहां चित्र के नाम पे कुछ नहीं था, केवल ये लिखा था, तो आप चित्र बनाओगे तो यही बनाओगे इस क्वेश्चन में, यही चित्र होना चाहिए। एक कॉनकेव मिरर पहले बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, इस एक्सिस पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम देख रहे हैं कि यही होना चाहिए, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी, यहां पे कहीं सी होगा। क्या करें, जितना पीएफ है उतना एफसी है नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि फोकल लेंथ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, 5/2 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। यस, सही है, नहीं सही। तो क्या सही, मैं बताता हूं क्या सही। देखिए, कुछ भी हो, ये वाला एंगल थीटा रहेगा, क्योंकि वो थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। ये 3 तो यहां से भी आप परपेंडिकुलर खींचो तो ये भी 3 रहेगा। मैं इस ट्रायंगल को अलग करूं क्या, इसको मैं डॉट डॉट से दर्शा रहा हूं, जिससे कि आपको ये लगे कि जब मतलब ये वहां का किसका, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को लेके अलग हूं, कहां अलग हो जाऊं, यहां अलग हो जाऊं, ये और डॉट डॉट से ये और ये भी है, यही है ना। इस थीटा की बात नहीं कर रहा हूं, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, चलो इस थीटा की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थीटा मतलब पहले ये थीटा रहा होगा तब तो ये थीटा होगा। ये 3 है, ये 5,
रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये भी है ना, सेंटर से यहाँ पे खींची गई लाइन रेडियस, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, रिलेशन किसका बना, साइन थीटा बना। तो ये कितना हो गया 37 डिग्री। ठीक, अब 37 डिग्री के लिए थीटा के लिए आप फॉर्मूला लगाइए, F इक्वल टू R माइनस R अपॉन 2 कॉस थीटा। ठीक है, आप जानते हैं कॉस थीटा आपको चाहिए, तो कॉस थीटा यहां से कितना मिल जाएगा 4/5। ठीक, क्योंकि 3 5 ये है तो ये 4 होना ही था, और कॉस थीटा 4/5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप निकालोगे कितना देगा, R मतलब 5/2 कॉस थीटा 4/5। ठीक है, तो 24 हो जाएगा 5 माइनस 25 अपॉन 2, वही ना 8 हाँ ठीक, ऐसे ना 5/2 इंटू 4/5 मैंने काटा क्यों, अच्छा 2 से 4 काट दिया। ठीक होता है, मैं सोचा आंसर क्या गलत आ रहा है, नहीं आंसर याद है ना थोड़ा थोड़ा। 15/8 आता है आंसर इसका, आ रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है, 8/40, 40 में 25 गया 15 आंसर तो याद रहा मुझे, 15/8 आता है इसका। ठीक है, बढ़िया है, फेवरेट मॉडल है, क्वेश्चन होता है और पूछे जाते हैं लगभग इस तरह क्वेश्चन। अब देख लीजिए आप 15/8 को अगर आप करेंगे तो 2 पॉइंट नहीं आएगा, 2 पॉइंट पूरा नहीं आएगा, मतलब 2 ही अप्रॉक्स है ना, कहाँ 2.5 आना था कहाँ 2 आ गया। 15/8 आंसर में रहेगा एक ऑप्शन, आप कहोगे ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो बचपन की बातें थी वो बचपन में छोड़े, कुछ नए तरीकों पे आइए, अच्छे लेवल पे और अच्छी चीजें सीखिए। मुझे यकीन है कि बहुत कम देखने को मिलेगी ये चीजें। एक्चुअल में ऐसी वर्मा मैंने देखा नहीं, पर 90% केसेस में ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया है बुकों में, जहाँ तक मैंने देखा। तो और सही पूछा जाए तो मुझे भी कोटा में नहीं पढ़ाया गया था, वो तो फिर मैंने धीरे धीरे जब बुक लिखना शुरू किया तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लिख रहा था, वहाँ पे कुछ और रिसर्च हुई और बाहर जाके मुझे दिल्ली में ये चीज़ सीखने को मिला बाद में। फिर क्योंकि गेट में थोड़ा बहुत इसका यूज आया था तो वहाँ पे सिखाया गया था ये चीज़ मेडिजी में, तो उसका ये था, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा। बाद में भी पता चला कि रोडो में है ये चीज़, दिया गया था एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है, और अगर सिलेबस में है तो फिर क्यों नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा तो आपके नोट्स में रहेगी ये चीज। ठीक है, मिटाते हैं इसको। मैग्निफिकेशन नाम का एक टर्म है, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, विथ सम। अच्छा, पुराने क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में माइनस भी मिला तो माइनस वाला लिखिए, क्यों? क्योंकि पोल से इधर आने पे आपको फोकस मिलेगा कॉनकेव मिरर के केस। कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है? नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज आप लिख लीजिएगा कहीं, है ना। फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, ये चीज लिख लीजिएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ। अगर मैं कॉनकेव मिरर के केस में इस चीज को प्रूव करना चाहूँ, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लेना चाहूँ, तो देखिए ध्यान से, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी, यहाँ से ये रे गई, चलो छोड़ो, मैं कहता हूँ ये रे गई यहाँ पे और ऐसे हुई, और एक रे तो पैरेलल जानी ही थी, तो ये टकराई ऐसे।
ठीक है, तो ज्यादा हो गई क्या? चलो टकरवाते हैं, पहले पहले टकराएंगे, ऐसे होगा। ठीक, जहां पे टकराई वहां पे हम क्या कह रहे हैं, इसका इमेज बन गया ए डैश। ठीक, ए, अच्छा बी डैश ए डैश। ठीक, अगर आप इसको प्रूव करना चाहें, मैं ये कौन सा केस ले रहा हूं ये भी मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं। आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं सी है और यहाँ पे कहीं ये तब का केस है जब इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कल वाला ये केस थे, परसों हमने जब ठीक है। अब यहां पे P होता है, यहां पे P। आप कॉन्ग्रुएंसी लगा के, अगर मैं आपको ये ट्रायंगल लूं APB, देखिए APB एंड A डैश B डैश P, A डैश B डैश P, APB और A डैश B डैश, ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कह सकते हो कॉन्ग्रुएंट है भाई, कैसे कह सकते हो? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर। सिमिलर कैसे है ये? सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में तो फर्क है। सिमिलर और सिमिलरिटी है तो कोई भी दो चीज करके दिखा दो सिमिलर हो जाएगा। तो एक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्योंकि हमने कहा था कि जब पोल पे कोई रे इंसिडेंट होती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, तो ये बराबर होगा। और दूसरा क्या बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री। इसलिए हम कॉन्ग्रुएंट सिमिलर तो कह सकते हैं। और सिमिलर है तो ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू बी डैश सॉरी बीपी अपान बी डैश पी। और ठीक है, यही तो हो, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर बी और बी डैश। ये तो हो ना, सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड जो भी हैं वो तो सेम प्रोपोर्शन में होंगे ही। ए बी को हम कहते हैं, अच्छा हम साइन कन्वेंशन यहां पे यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ए बी को हम क्या लिखते हैं, मैं यहां पे साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं। ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये ऊपर है तो हम इसको प्लस लिखें, अगर इसको नापना है तो आप प्रिंसिपल एक्सिस से कहां जाओ, ऊपर, तो इसको हम आप लिखोगे HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये माइनस में होगा क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाओगे उसको नापने के लिए। अच्छा बीपी क्या है, बीपी क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, उसको आप यू से दर्शाओगे, ठीक है, उसको आप कहां दर्शाओगे, यू से। ठीक, ऑब्जेक्ट की दूरी यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, आप लिख लो कहीं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू और डिस्टेंस ऑफ इमेज भी, डिस्टेंस ऑफ इमेज को कहां दर्शाओगे, तो बी डैश पी को हम कहां से लिखेंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि सभी के लिए पोल से इधर ही आ रहे हैं, ठीक है। ये सब कह देना कि बी डैश पी हम डी से इधर जा रहे हैं, नहीं, सभी दूरियां पोल से नापी जाती हैं। तो बी डैश पी को आप नाप ही नहीं सकते, नापोगे आप पी बी डैश की, ठीक है। अगर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो तो आप यही बल्कि लिख लो पी बी अपान पी बी डैश, तो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, पी बी और पी बी डैश। अब ठीक है, सभी दूरियां पोल से नापी जाएं। चलिए सब वैल्यू को रखते हैं यहां पे इक्वेशन फर्स्ट।
तो क्या मिल जाएगा आपको ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन माइनस हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू यू अपॉन ठीक है। अच्छा, m क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ, माइनस नहीं होता फार्मूले पे तो माइनस नहीं होता ना, सॉरी बेटा ठीक है। ऐसा ही मान लीजिए, उल्टा कैसे किया जाए क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब कर लोगे ना, इसको उल्टा करोगे तो मिल जाएगा। अगर आप एच आई अपॉन एच ओ निकालना चाहें, इसको आप सेकंड दे सकते हैं, फ्रॉम सेकंड एम इक्वल टू, वो तो एच आई अपॉन एच ओ होता ही, और ये कितना मिल जाएगा यहां से माइनस बी अपॉन, क्यों यहां माइनस लगाए तो चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ तो जाना ही है इधर, अपने को एच आई अपॉन एच ओ साफ साफ चाहिए। दो चीज, अगर हाइट दिया है, अगर हाइट दिया है तब भी आपको एक जगह माइनस लगाना है, कॉन्केव मिरर के केस की बात हम कर रहे हैं। और अगर नहीं हाइट नहीं दिया है तो आपको ये लगाना है। अच्छा नॉर्मल सी भाषा, मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे जिसका, हम यहां पे अब मिरर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। किसी भी मिरर के लिए मैग्निफिकेशन केवल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, माइनस प्लस का कोई खेल यहां पे नहीं है, ठीक। दूसरा चीज, पर साइन कन्वेंशन का ध्यान देना, आप रटेंगे नहीं कि माइनस प्लस आप रटे माइनस एच आई माइनस, नहीं, साइन कन्वेंशन का ध्यान तो दोगे ही कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाओगे तो प्लस और नीचे, ठीक है। मैं एग्जांपल देखेगा सर, और अगर पोल से इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी दिया है तब भी आप निकाल लोगे। उसके लिए आपको केस रखना होगा, कि कॉन्केव मिरर है तो ये कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या वो है, ठीक है। देखिए कैसे, जब लास्ट में अगर कॉन्केव मिरर में बनी गई मैग्निफिकेशन भी बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको लिखना है, इतना करके आना है अगर बोर्ड में आता है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं और कुछ एक बात कह के बात को खत्म करता हूं। अगर आप सच में इमेज बना लिए तो पता ही चल जाएगा, ठीक है। और नहीं बना ली, डाटा दिया है, तब फिर आपको फार्मूला देखा। तो कॉन्केव मिरर के लिए आप ये फार्मूला याद रखिए, कॉन्वेक्स के लिए माइनस हटा देंगे, ठीक है। जैसे नहीं, कॉन्वेक्स के लिए भी माइनस नहीं होता, सॉरी, फार्मूला सेम होता है, मैग्निफिकेशन सेम होता है चाहे जिसके लिए करो, ठीक है। मैग्निफिकेशन पूरे स्फेरिकल मिरर का सेम होता है, चाहे कॉन्केव के लिए सॉरी याद आ गया, चाहे कॉन्वेक्स के लिए करो चाहे कॉन्केव के लिए करो, मैग्निफिकेशन सेम यही होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जो आप इमेज बना चुके हो, ये वाला केस जब फोकस और सॉरी इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो, ये इमेज बना, ठीक है। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि मैग्निफिकेशन पावर, या कि नॉर्मली आप मैग्निफिकेशन पे कमेंट कर दीजिए, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? ज्यादा कुछ भी है, मान लेते हैं कुछ भी, पर है तो पॉजिटिव ना, क्यों ऊपर की तरफ से। एक बात और आप यहां से कमेंट करिए कि एम यहां पॉजिटिव है कि निगेटिव। पहली चीज, एम पॉजिटिव है कि निगेटिव है? एम नेगेटिव है, लेस देन, ठीक है।
एम ना लेस देन 0 लिखिए तो क्या लिख दीजिए, निगेटिव। ऐसे लिखेंगे ऐसे, एम क्या है, निगेटिव। और दूसरा चीज, निगेटिव में भी, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज छोटी, हाइट ऑफ इमेज आप जानते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, बराबरी क्या है, इस वाले केस में मॉड ऑफ एम की अगर बात करें तो क्या होगा, लेस देन 1 कब होगा, जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। वो कब होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। मॉड की बात कर रहा हूं, मतलब माइनस प्लस आप बोल जाइए, ऊपर है कि नीचे है, माइनस प्लस साइन कन्वेंशन के लिए छोड़, माइनस प्लस साइन कन्वेंशन के लिए छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है ना। पूछेगा, पूछता है मैग्निफिकेशन पे, बहुत कमेंट करने के लिए कंपटीशन में पूछता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं इस पे, मैग्निफिकेशन पे। ठीक है, समझिए इस बात को। एम निगेटिव है वो कैसे पता चला कि एक एक्सिस के ऊपर है, एक एक्सिस के नीचे। इस बात को देखकर हमने कह दिया कि भाई ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ को निगेटिव लेंगे, दोनों का रेशियो हो रहा है तो निगेटिव। ठीक है, एक से बड़ा है कि एक से छोटा है, ये कैसे कमेंट किया, क्योंकि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी, तो ऊपर रेशियो में क्या होता है, इमेज। तो जब ऊपर वाला बात छोटा हो गया नीचे वाले से, तो पूरा चीज एक से छोटा हो गया। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, मॉड ऑफ एम। ठीक है, ये चीज आप अपने से कि कब मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, कब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक्सिस के ऊपर ही ऊपर बन जाए, या नीचे ऊपर ऊपर बन जाएंगे दोनों पॉजिटिव, ऊपर नीचे नीचे पॉजिटिव, और नीचे नीचे बन जाएंगे तो ऊपर निगेटिव नीचे निगेटिव, तो दोनों मिला के पॉजिटिव। तो कॉन्केव मिरर के केस में केवल एक जगह वो स्थिति थी जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, कब, लास्ट वाला केस जब हमने बनाया था, यहां पे फोकस रख के, तो यहां पे इमेज ऑब्जेक्ट लिया गया था, और ये यहां पे जाके ये आई थी, और यहां पे टकरा के ये आई थी, और पीछे जाके ये यहां पे गई थी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर, तो दोनों चीज ऊपर। इसलिए अगर आप साइन कन्वेंशन की बात करें तो एच आई ओ पान एच ओ में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव। तो मैग्निफिकेशन पे दो चीज पे आपको कमेंट करना होता है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, एक से बड़ा होगा कि एक से छोटा। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव ये कैसे पता चलेगा कि इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही साइड हो, एक ही साइड मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऊपर है या नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे है तो पॉजिटिव बनेगा, नहीं हर केस में निगेटिव बनेगा। एक से बड़ा है एक से छोटा, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, अगर इमेज बड़ा हो गया, इमेज की साइज अगर बड़ी हो गई ऑब्जेक्ट से, तो ऊपर वाला आइटम बड़ा हो गया और फिर छोटा। ठीक है, इस केस में m ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं, होगा। m पॉजिटिव होगा कि नहीं, होगा। स्पेशल केस पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, वह कौन सा केस है जब मैग्निफिकेशन पावर भी पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड भी एक से कम, ये है केस। ठीक है, बाकी हर केस में क्या होता था, बाकी हर केस में क्या होता था, सेंटर तक तो ये वाला केस चलता था। एट सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, एम फिर भी निगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि सेंटर पर भी ऑब्जेक्ट ऊपर और इमेज नीचे, बस यहां फर्क क्या होगा कि हम कितना बराबर, 1 के बराबर, क्योंकि साइज जो थी वो बराबर हो गई थी। हमने लिखा था साइज क्या था, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद आफ्टर सेंटर टू इनफाइनाइट की ओर जब ऑब्जेक्ट जाने लगी तो एम सदैव निगेटिव ही था। ऑब्जेक्ट सेंटर टू फोकस, सेंटर से फोकस की ओर जब ऑब्जेक्ट जाने लगी और इमेज पीछे आने लगा, तो एम क्या हुआ, निगेटिव ही रहा। एम क्या हुआ, निगेटिव रहा।
लेकिन m का जो दूसरा चीज था वो क्या हो गया, क्यों, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बाद इमेज की साइज फिर बड़ी होने लगती है और m एक से बड़ा होने लगता है, मॉड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, उससे पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूज कर देता है कि बताइए m के बारे में 2-3 चीज पूछ देता है, तो आपको बड़े होश हवास में इस चीज के बारे में देखना है कि हम कब पॉजिटिव, कब निगेटिव, कब एक से बड़ा, कब एक से छोटा। बात क्लियर है? चलिए, मैग्निफिकेशन का एक अच्छा लेक्चर था, अच्छे से कमेंट करिए मैग्निफिकेशन पे, फार्मूला वही रहेगा, चाहे कॉनकेव का हो चाहे कॉन्वेक्स का हो। ठीक है, कल फिर मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।